साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे या जो टेस्ट देखेंगे वो चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि MP इंदौर की एक कोचिंग संस्था है, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उन्हीं में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती। तो 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन देखिए। इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका रेडॉन। तो देखिए 6 नोबल गैसेस या 6 अक्रिय गैसें होती हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इसमें से जो रेडॉन है वो वायु में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। अगला है पारिस्थितिकी नीचे, यहाँ पे नीचे लिखा है, आप नीचे पढ़िए या नीचे पढ़िए। शब्द, ये जो शब्द है किसने दिया, तो यह शब्द जो है ग्रीनले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जोसेफ ग्रीनले एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोलॉजिकल नीचे या पारिस्थितिकी नीचे शब्द का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं, उनके बारे में देखें, जैसे हॉट स्पॉट। 1998 में इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था नॉर्मन मेयर ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इंग्लिश में इकोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल A.G. टॉन्सले ने, और पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये कई बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। कब प्रदान की गई, तो वर्ष 2006 में की गई थी। वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से। अगला है नीरी की स्थापना कब की गई, तो नीरी की स्थापना जो है 1958 में की गई, 1958 में। और यह महत्वपूर्ण है, इसका पीसीएस में कई बार इसका मुख्यालय या इसकी स्थापना कब की गई ये पूछा गया है। तो इसका जो पूरा नाम है वह है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, या इंग्लिश में नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह नागपुर में स्थित है और यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। आगे बात कर लेते हैं, पर्यावरण मैत्री उत्पादों को इको मार्क कब से दिया जा रहा है, तो ये 1991 से दिया जा रहा है, 1991 से। अगला है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया, तो इसे 2012 में शामिल किया गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे कि वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इसमें भारत के कुल 38 जो हैं साइट्स या हेरिटेज साइट जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें से 38 में से 30 जो हैं वो सांस्कृतिक कैटेगरी में है, 7 प्राकृतिक कैटेगरी में है और एक मिश्रित कैटेगरी में। जो मिश्रित कैटेगरी में है उसका नाम क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये है आपका जो कि सिक्किम में है। अगला है होप स्पॉट। एक तो हॉट स्पॉट होता है, एक है ये होप स्पॉट। ये किससे संबंधित, ये जो है आपका समुद्री संरक्षित क्षेत्र से संबंधित शब्द है। देखिए, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की अवधारणा 2009 में प्रस्तुत की गई। वर्तमान समय में विश्व में 76 होप स्पॉट क्षेत्र हैं। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किए गए एजेंडा 21 को कितने भाग और अध्यायों में बांटा गया है, तो इसको देखिए कुल 4 भाग और 40 अध्यायों में बांटा गया है। ये जो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, इसे अर्थ समिट भी कहते हैं या रियो समिट भी कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला है UNFCCC या इंग्लिश में या हिंदी में पूरा नाम इसका संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंग्लिश में ही नाम है। इसकी स्थापना की घोषणा कब की गई थी, तो ये जो अर्थ समिट हुआ था यहीं पर 1992 में की गई थी। तो ये जो आपका है 1992 में रियो डी जेनेरियो में ही 150 देशों ने इस पर साइन किया था। ठीक है, और इसके अलावा ये लागू कब हुआ था, साइन तो 92 में हुआ था, पर लागू जो है 1994 में होता है। और इसी के तहत UNFCCC के तहत ही 1997 में क्योटो समझौता हुआ था, जो काफ़ी चर्चित था। आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया, तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, समझौता 97 में हुआ था, परंतु अस्तित्व में आता है 2005 में। तो
क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए 55 देशों के हस्ताक्षर की शर्त रखी गई थी, जो 2004 में पूरी हुई, और इसके बाद 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोहा क्लाइमेट गेटवे। दोहा क्लाइमेट गेटवे संधि किस सम्मेलन में हुई थी? तो इसके ऑप्शन पहले आप देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ये तो कॉप 18 के तहत इसकी घोषणा की गई थी या संधि हुई थी। तो कॉप 18 सम्मेलन 2012 में कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इस सम्मेलन जो संधि हुई से दोहा क्लाइमेट गेटवे के नाम से जाना जाता है। अगला है किस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था का मुद्दा छाया रहा? तो जो रियो +20 सम्मेलन है, जो 2012 में ये सम्मेलन होता है, उसमें हरित अर्थव्यवस्था का मुद्दा छाया था। तो देखिए रियो +20 सम्मेलन सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD का आयोजन 20 से 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। अगला है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1985 किससे संबंधित है? तो ये आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला है बेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। आगे चलते हैं, इसी में देखिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2020 में इसकी जो थीम थी वह थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, और 2021 में जो इसकी थीम थी वह है आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्राकृतिक आवासों में संरक्षण अर्थात इन सिटू का उदाहरण इसमें से कौन सा है? 2 प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक इन सिटू, एक एक्स सिटू। तो इन सिटू का जो उदाहरण है वो ऐसे प्राकृतिक आवास जहाँ पे मतलब जो जीव जहाँ पाए जाते हैं उनको वहीं पर संरक्षित किया जाता है। तो इसमें जो है आपका जो अभ्यारण्य है ये इन सिटू के तहत आएगा, जबकि अन्य जो है बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, आपके जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, ये सब जो हैं आपके, या वृक्ष उद्यान, ट्री गार्डन, ये सभी एक्स सिटू संरक्षण के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं यूनेस्को द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो 2011 में इसको घोषित किया गया था। तो 2011 में यूनेस्को के MAB प्रोग्राम के तहत, MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, जिसको 1970 से यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। कौन कौन से? एक तो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसके पहले पंचमढ़ी है, और अचानकमार अमरकंटक है। अगला है रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसमें वो है हैमिस हाई। हैमिस हाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है हाल ही में किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो हाल ही में 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2021 में, श्री बिल्ली पुथुरु मेघामलाई, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए आगे चलते हैं, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, कब से की गई? तो 1973 में, 1973 में की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अगला है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में किया गया, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है, चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में। वन्य जीवों के संरक्षण को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। मतलब 1976 के पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अगला है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया, और ये चारों ऑप्शन में है, ये सभी यहाँ पर प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय उथले जल यहाँ पाई जाती है, या प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? तो अंग्रेजों के समय में 1894 में लाई गई थी, ठीक है, जो भारत की पहली वन नीति थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1975 में की गई, और भितरकनिका और चंबल में अभ्यारण्य के मगरमच्छों का पालन किया जा रहा है या किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारत में पहली बाघ गणना कब की गई? तो 1972 में, पहली जो है वो 1972 में की गई। तो देखिए, भारत में अंतिम आंतरिक बाघ गणना 2018 में की गई, जिसमें बाघों की संख्या जो है कितनी आई थी? 2967, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है। और सर्वाधिक राज्य के हिसाब से देखें तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 526 है। और याद रखिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष पे जो है बाघों की गणना की जाती है। 2018 में हो चुका है, अब 2022 में होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शामिल नहीं किया गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड किया गया, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC को नहीं किया गया। तो CFC को मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल किया गया, जो 1987 में हुआ था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही, इसकी थीम क्या थी? वह थी हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। अगला है, वायु एक है क्या है? यह एक मिश्रण है गैसों का। यह क्या है? एक मिश्रण है जो वायुमंडल में पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, किसे माना जाता है? मसानोबु फुकुओका को। ये प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है, यह जो है एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। अगला है, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो यह बेतला पार्क झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन उस समय, अब तो ये झारखंड में, जब इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये आपका बिहार प्रांत में था। अगला है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के जो कच्छ जिला है या कच्छ के रण है, यहाँ पर यह स्थित है। आगे चलते हैं, कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए। तो असम का जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे एक सींग वाले गैंडों या राइनो के लिए जाना जाता है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु तथा कर्नाटक में स्थित है। अगला है, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केरल में है। और ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियाँ, जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। भारत का समुद्री या राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। कहाँ पर होती है? नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो नॉर्वे के दक्षिणी के आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, शांत घाटी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली जो है ये एक पक्षी विज्ञानी रहे हैं और इन्हीं के नाम पर एक पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार या सलीम पक्षी विहार, ये आपका कहाँ पर है? तो गोवा के मांडवी नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो यह 1937 में लागू किया गया था। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो सीता अशोक जो है ये उपयुक्त वृक्ष है। अगला है, देश का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। तो भोपाल में देश के प्रथम ई अपशिष्ट क्लिनिक को स्थापित करने में भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो याद रखिए, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधों को ग्रीन मफलर कहते हैं। हाल ही में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? उड़ीसा के द्वारा किया गया। फाल्कन मार्क सूचकांक जो है ये संबंधित किससे? जल अभाव के मापन के लिए यह सूचकांक इस्तेमाल किया जाता है, फाल्कन मार्क सूचकांक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है, वन में पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लाइकेन मिलते हैं, ठीक है। लाइकेन जो है थैलोफाइटा ग्रुप का ये क्या कहते हैं? पादप होते हैं, जो कि कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। और मतलब कवक तथा शैवाल में इसमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो जिसमें जो कवक होता है ये इसको जो भी जैसे कि शेल्टर देता है, खनिज देता है, ये सब देने का कार्य करता है, जबकि शैवाल जो है उससे भोजन बनाने का कार्य करती है और उस भोजन को कवक को देती है।
तो इस प्रकार से इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। और लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। याद रखिए किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगला है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये विषुवतीय वन में सर्वाधिक पाई जाएगी, और जो आपके मरुस्थलीय बायोम होंगे वहाँ सबसे कम पाई जाएगी। अगला है, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व? तो सिलिकन है। ठीक है, फिर सिलिकन के बाद एल्युमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा धातु है, मतलब यदि कहा जाता है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसमें उपलब्ध सर्वाधिक मात्रा में जो धातु उपलब्ध है कौन सी है? तो एल्युमिनियम है। दूसरे नंबर पे आयरन आता है। अगला है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35% होती है। यहाँ परसेंट ये यहाँ 00 होना चाहिए। ठीक है, ये 1000 में यहाँ निकाला जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर होता है। ठीक है, सबसे स्थायी होता है ये। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। अगला है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है? या अमेरिका, यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगला इसी में देख लेते हैं। तो देखिए, पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई अमेरिका की सबसे बड़ी दुर्घटना, जो 1979 में हुई थी। अगला है, भारत की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में देखें तो एक दिशा में होता है, इन वन डायरेक्शन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जो फूड चेन में आप देखें सबसे नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, घास होते हैं, फिर बकरी आएगी, फिर शेर, फिर आदमी। तो इसमें घास से आदमी की तरफ जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा है। कैसे? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण ऊष्मा के रूप में होता है, इसलिए ऊष्मा ही इकाई है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? देखिए, हाइड्रोजन चक्र जो है, क्योंकि हाइड्रोजन सर्वाधिक ऊष्मा ग्रहण करता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, बाघों व उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अगला है, ऑपरेशन थंडरबर्ड किससे संबंधित है? तो यह वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, यह अभिसमय जो है 2017 में WCCB द्वारा चलाया गया था। ठीक, तो WCCB का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला है, किस राज्य द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार के द्वारा मनाया जाता है। खेड़ा अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो खेड़ा अभियान जो है ये कर्नाटका में चलाया गया। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो कर्नाटका में जो है खेड़ा अभियान 2014 में कर्नाटक राज्य के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में वन हाथियों को पकड़ने के लिए चलाया गया था। अगला है, गज यात्रा अभियान संबंधित किससे? हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं। तो हाथियों के संरक्षण में यह अधिनियम 12 अगस्त 2017 को भारत सरकार द्वारा देश में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो वेम्बनाड कोल, जो कि केरल में है, ये आपका सबसे बड़ा है। तो देखिए, ये जो आपका रामसर समझौता होता है, रामसर भूमि वाला आर्द्र भूमि का, ये आपका 1971 में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में यह समझौता हुआ था। और याद रखिए, वेम्बनाड कोल कहाँ पे है? केरला में है। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट इससे संबंधित संगठन कौन सा है? तो IUCN है। IUCN है। इसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो दुर्लभ पादपों एवं जीवों के लिए रेड डेटा बुक जारी करता है। अगला है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो COP3 से। जो COP3 का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में संपन्न हुआ था। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को अपनाया गया था, जिसे पूर्ण रूप से 2005 में लागू किया गया था। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण आपका ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी के सभी उपयुक्त सभी हैं। अगला है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसकी वजह से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, इनके कारण नहीं होती है। तो देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण करीब 300 डेवाशन यूनिट है। कितने डेप्शन यूनिट पर ओजोन छिद्र माना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन आप देखिए, तो है वो सही उत्तर है 220 से कम पर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है शांत घाटी, जो कि केरला में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता
पाई जाती है। अगला है भारत जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। जैव विविधता मापन की विधि कौन सी नहीं? तो अल्फा विविधता है, बीटा विविधता है, गामा विविधता है, परंतु डेल्टा विविधता के तहत नहीं आती है। देखिए, किसी परितंत्र में अल्फा जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, प्रजातियों की संख्या पर निर्भर करती है। बीटा विविधता जो है प्रजातियों के विस्थापन की दर पर निर्भर करती है। और गामा विविधता जो है आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को दिखाती है। आईयूसीएन की लाल सूची रेड लिस्ट में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल कितनी श्रेणियों में रखा गया? तो कुल 9 श्रेणियों में रखा गया। किसमें? तो देखिए, एक्सटिंक्ट में, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड वल्नरेबल, नियरली थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट, ये 9 कैटेगरी हैं। वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैवमंडल के आवरण की परत समानता कितनी मोटी होती है? जैवमंडल के आवरण की परत समानता 20 से 30 किलोमीटर की होती है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र के बीच का क्षेत्र संक्रमिका या जो ये इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम जो है, द टर्म इकोसिस्टम, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एमजी टांसले ने कब किया था? तो 1935 में किया गया था। कब किया था? 1935 में किया था। तो देखिए, जो आपके इकोसिस्टम होते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप फिगर में चीज़ों को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 5 सितंबर 2007 को किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैसों के शीर्ष 4 उत्सर्जन में शामिल नहीं है? तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, जो शीर्ष 4 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं उसमें चीन नंबर 1 में, फिर अमेरिका है, फिर यूरोपीय संघ है, फिर भारत है। यदि यूरोपीय संघ चूंकि संगठन है, यदि देश के स्तर पर देखें तो तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को जीडीपी के सापेक्ष कितने % कम करेगा? तो यह 33 से 35% तक कम करेगा। तो देखिए, भारत ने यह लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो पेरिस समझौता होता है 2015 में, इससे बात हुई थी COP21 के दौरान। विश्व का प्राचीनतम कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्टेशन केंद्र मोना लोआ बैलसारा कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमेरिका में स्थित है। अगला है पेरिस समझौता कब प्रभावी हुआ था? ये 1 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ था। अगला है COP21 में संपन्न हुआ पेरिस समझौता 2015 COP25 से प्रभावी हुआ है, मतलब 2020 से प्रभावी हुआ है। COP25 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला है हाल ही में भारत में किस गैस की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की गई है? तो ये है आपका HCFC 14141B, ठीक है। तो यह जो गैस है आपकी HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रबल ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, परंतु यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती है। आगे चलते हैं। BS6 ईंधन मानकों को लागू करने वाला प्रथम शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन पटाखा नहीं है? तो देखिए, स्वाश, स्टार, सफेल, परंतु समीर जो है ये नहीं है। समीर ऐप है जिस पर वायु प्रदूषण संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है ग्रीन हाउस रिपोर्ट के अनुसार भारत में या विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो भारत है नंबर 1 पर। तो भारत विश्व में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश है, जिसमें सर्वाधिक योगदान कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का होता है। आगे चलते हैं। ITZ से क्या तात्पर्य? ITZ का मतलब है ताज ट्रेपेजियम जोन। यह एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें 3 विश्व विरासत स्थल शामिल हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। अगला है भारत में सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी में स्थापित किया गया, कर्नाटक के नीलगिरी में। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना शिवा है। कौन है? डॉक्टर वंदना शिवा हैं। अगला है ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेतन किस मंडल में होता है? समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में।
अगला है लवणीय मृदा में उगने वाले पदार्थों को या पादपों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहा जाता है। अगला है एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? तो इसको आप पहले यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के साथ में। तो देखिए, तो ये आपका कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा? उल्टा। यहाँ फिगर में देखिए, तो ये पॉन्ड तालाब इकोसिस्टम है। इसमें देखिए सबसे नीचे प्लैंक्टन्स होंगे जो प्रोड्यूसर का काम करेंगे, फिर इनको जू प्लैंक्टन्स इनको खाएंगे, और जू प्लैंक्टन्स को मछलियाँ हैं ये जो या पानी में रहने वाले अन्य जीव हैं वो इनको खाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है? उल्टा है। ठीक है, जो पिरामिड है वो उल्टा है। जबकि आप ग्रासलैंड में देखेंगे ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से ग्रासलैंड में, मतलब पिरामिड टाइप का होता है ग्रासलैंड में। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी ग्रासलैंड का ही पार्ट होगा, तो ये भी आपका पिरामिड टाइप का ही होगा, मतलब सीधा पिरामिड। आपका पॉन्ड वाला उल्टा पिरामिड है, बाकी ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का सीधा पिरामिड है। अगला है निम्न में से कौन भारत के जल शक्ति मंत्री हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जबकि प्रकाश जावड़ेकर जो हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय मामलों के मंत्री हैं। क्रायोलॉजी अध्ययन है किसका? बर्फ़ का अध्ययन है। तो हिम, बर्फ़, ओले और अन्य निम्न ताप वाली चीज़ों का अध्ययन क्रायोलॉजी कहलाता है। अगला है निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य में भयावह बाढ़ आई थी? 2014 में आई थी। सितंबर 2014 में लगातार एक सप्ताह में 30 घंटे तक वर्षा होती रही, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में बाढ़ आई। अगला है निम्न में से किसके द्वारा ग्रीन मूवमेंट का नेतृत्व किया गया था? तो बांगरी मथाई के द्वारा किया गया था। बांगरी मथाई, जिन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का मिलेगा। अगला है भारत में किस व्यक्ति को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो उन्होंने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो यह दिल्ली में है। तो देखिए इसके बारे में एक सेकेंड, यहाँ पे व्याख्या। तो वर्ष 1969 में मुंबई में इसकी स्थापना होती, पर बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया, और यह भारतीय प्राकृतिक क्लब जैसे अनेक कार्यक्रम भी चलाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। एक सेकेंड, हाँ 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।